अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग हमें बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हों, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का बहुत ख्याल रखें। एंड ऑफ कोर्स हर सुबह का आगाज हनान और मेरे साथ और हमारी जो पूरी टीम है मॉर्निंग शो की, जिनके बगैर हमारा कोई भी जो ट्रांसमिशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जी शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहले वेदर की तरफ आते हैं। आपको बताना तो पड़ेगा कि आइंदा 24 घंटे में वेदर कैसा रहेगा, लेकिन जो गुजरे हुए 24 घंटे उनमें मौसम अचानक ही शहर फैसलाबाद में बहुत ही अच्छा हो गया था। शाम के वक्त आंधी चलना शुरू हुई थी, जिसके बाद बारिश होने लग गई और रात भी बारिश होती रही है। और सुबह के वक्त जब मैं उठी हूं तो मैं बड़ी शौक थी ये देखे कि ये बारिश होती रहती है शाम को, तो कई दफा हुई है पहले भी, लेकिन सुबह कंटिन्यू हो और मौसम जो हो बेहतर ही रहे, बड़ी जो है अनयूजुअल बात है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा। और गर्मी के मौसम में गर्मियां इतनी तेजी से आ रही है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत से कम चीज नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने काम करना होता है, ऑफिस में बहुत वक्त गुजारना होता है, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, डेली वेजर्स हो गए, जिन्होंने मोटर बाइक पे ट्रैवल करना होता है, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये बेशक एक ब्लेसिंग है। तो जी आइंदा 24 घंटे के वेदर की बात कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्रीज और कम से कम 26 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा। इसके अलावा बारिश के इम्कानात सिर्फ 10% हैं अभी तो, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा हो सकता है कि ये मौसम के हालात जो हैं बदल जाएं। अब बिल्कुल मौसम के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। इसके अलावा हवा की बात करें तो 21 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी, यानी कि अमूमन जितनी हवा होती है उससे तो ज्यादा ही होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो दिन का वक्त है वो अच्छा गुजर जाए। जो धूप के औकात होते हैं स्पेशली उसमें जो मौसम है वो थोड़ा बेहतर ही रहे सब लोगों के लिए, और मूड जो है मौसम की वजह से वैसे ही अच्छा हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा। और ये जो बात की है आपने कि वेदर जो है आजकल अनप्रिडिक्टेबल है, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ी है अचानक शाम को बादल आ जाते हैं और सुबह के उठ के जब देखते हैं तो धूप वैसे ही निकली होती है। लेकिन गुज़श्ता रोज जो चलने वाली तेज आंधी थी और उसके बाद जो तेज बारिश थी उसने मौसम तो खुशगवार किया ही किया, लेकिन इस दफा काली घटाओं के डेरे जो हैं शहर फैसलाबाद के अंदर जरा ज्यादा देर रुके और उसने मौसम को तो खुशगवार किया ही किया, शहरियों के चेहरों पे मुस्कुराहटें भी बिखेर दी। और मूड स्विंग वाली जो आप बात कर रहे थे वो भी बिल्कुल ठीक है। वेदर अच्छा हो मूड स्विंग ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। घरों के अंदर मुख्तलिफ पकवानों का भी एहतमाम किया जाता है, जिसके अंदर पकौड़े और चिप्स वगैरह जो है वो चाय के साथ सर्व की जाती है। कल के मौसम को भरपूर इंजॉय शहरियों ने किया, क्योंकि जितनी गर्मी परसों पड़ चुकी थी ये महसूस हो रहा था कि अब जनाब आने वाले दिन पता नहीं क्या होंगे, लेकिन जितनी गर्मी परसों पड़ी उसका जोर गुज़श्ता रोज जो होने वाली बारिश है उसने तोड़ दिया। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोजाना की बुनियाद पर हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसकी वीडियो बना के 30 सेकंड की व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम आपका टैलेंट टीवी के ऊपर दिखाएंगे। आपके अंदर एक्टिंग, आपके अंदर स्केचिंग, सिंगिंग या कोई भी टैलेंट मौजूद है तो वीडियो बना के हमें जस्ट व्हाट्सएप करें। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना हमारा काम होगा। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी खुशियों में भी हम अपने स्टूडियो से शामिल होंगे। आप अपनी 30 सेकंड की सेलिब्रेशन की वीडियो, बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम अपने स्टूडियो से उसे ऑनर करके आपकी खुशियों के अंदर जो है वो शामिल होंगे। तो आज मुनव्वर हुसैन है जनाब, जिन्होंने अपनी सालगिरह की वीडियो हमें व्हाट्सएप की है। हैप्पी बर्थडे टू यू मुनव्वर हुसैन। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर दें, और ढेरों दुआएं आपको हनान और मेरी तरफ से भी, और साथ ही साथ हमारी जो पूरी टीम है सिटी 41 की उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। ऑफ कोर्स आपको पता है कि जैसे कि हनान ने भी आपको पता है कि हम चाहते हैं कि हम आपके टैलेंट को शोकेस करें, हम आपके टैलेंट को हाईलाइट करें, ना सिर्फ लोगों के साथ शेयर करें बट उम्मीद करें कि वो लोगों को इनकरेज करे कि वो भी आगे आकर अपने टैलेंट को परस्यू कर सके। ऐसी ही एक वीडियो आज हमारे पास है, अम्बरीन बूटा की तरफ से ये वीडियो भेजी गई है, जिसमें वो ना सिर्फ अपनी आवाज़ जो है वो शोकेस कर रही हैं, बट उसके साथ साथ कुछ जज्बात जो कि आई थिंक हम सब पाकिस्तानियों के दिल में होती हैं, किसी भी इंसान के दिल में होते हैं, वो भी जाहिर कर रहे हैं। और म्यूज़िक के बारे में एक चीज़ मुझे जो है मैं मानती हूँ कि कोई भी आर्ट फॉर्म हो वो लोगों को इकट्ठा कर देती है, लोगों को यूनाइट कर देती है। तो जी जल्दी से ये वीडियो देख लेते हैं। तो वो उनकी जानें जो हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। हमेशा हमारा पाक फौज हो या फिर हमारे पुलिस के शोधा हों, हमारे लिए फ़ख्र है हमेशा
क्योंकि उन्होंने हमारी हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना इस मुल्क के लिए पेश किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आप यूं ही मिली नगमे गुनगुनाते रहें और हमारी ख्वाहिश होगी कि आप इसी तरह वीडियोज़ बना के हमें व्हाट्सएप करती रहें और हम उसे वक्तन फ़वक्तन इसको एयर करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फातिमा, आपको पता है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ कितने खूबसूरत हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से और इसके अलावा दीगर जो उनकी कैबिनेट है उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि विजिटर्स को पाकिस्तान के अंदर एंगेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। उसके लिए अब एक जो एयरलाइन है अली सतपारा सफारी के नाम से ये स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लाहौर से या इस्लामाबाद से फ़्लाइट लेके जाया करेगी स्कर्दू के अंदर। वहाँ पे शंग्रीला रिजॉर्ट और दीगर जगहों पे आप घूम फिर सकते हैं। लेकिन इसकी खास बात ये होगी कि केटू और नांगा पर्वत के ऊपर से होते हुए ये जाएगी, यानी आपको वो तमाम पहाड़ियां जो कि सिर्फ और सिर्फ आप तस्वीर के अंदर देखते हैं, वो आप बाय एयर जब जा रहे होंगे तो पायलट आपको गाइड करेगा कि इस वक्त हम यहां से गुजर रहे हैं, इस वक्त हम यहां से गुजर रहे हैं। तो आप एक एरियल व्यू उन चीजों का ले सकते हैं। बहुत बहुत वीडियोस वायरल हुई हैं पाकिस्तान की खूबसूरती की सोशल मीडिया के ऊपर। तो उन वीडियोस को देखना एक अलग चीज होता है, लेकिन आप रियल के अंदर जब इन चीजों को देखते हैं तो एक अलग अलग फैंटेसी जो है वो क्रिएट होती है। तो फातिमा, आप क्या कहेंगे? ये एक अच्छी और पॉजिटिव चीज है। पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स भी अब आएंगे। बिल्कुल, और इंटरनेशनल और लोकल टूरिज्म जो है हम प्रमोट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं लोगों को। पाकिस्तान के अंदर के जो लोग हैं, पाकिस्तान के शहरियों को भी हम इनकरेज करें कि आप बजाय कि आप बाहर जाएं, फॉरेन टूर्स पे जाएं, आप पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत हैं और बेशतर दूसरे ममालिक से ज्यादा खूबसूरत हैं, बेशक वहां पे विजिट कर सके। और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वन बाय वन हमें उस मिशन में आगे लेकर जाते हैं कि हम इंटरनेशनल टूरिस्ट और पाकिस्तानी टूरिस्ट को जो है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की तरफ मुतवज्जा कर सके। शंग्रीला रिजॉर्ट पर भी ये जो एयर सफारी है ये रुकेगी, जहां पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अगर 2 घंटे रुककर वहां से वापस चले जाना चाहते हैं या फिर आप वहीं पर कुछ देर और रुकना चाहते हैं तो अच्छा ऑप्शन है और बगैर किसी भी प्रॉब्लम के। आई थिंक ये सबसे मजे की बात है हनान कि बगैर किसी प्रॉब्लम के आप अपनी फ्लाइट चेंज करा सकते हैं। तो अगर आप वहां पहुंचने के बाद आपका माइंड चेंज रहता है, जो कि अक्सर औकात में लोगों का हो जाता है, तो लेकिन बहुत जरूरी है कि आपने अपने मूड के हिसाब से आप कर सकते हैं जैसे आपका दिल करता है और ये आपके पास काफी फ्लुएंट हो जाएगा। आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास अवेलेबल होगी तो बहुत सारे टूरिस्ट हम जो है अट्रैक्ट करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से। न्यूली वेड कपल्स भी तो जा सकते हैं ना, उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा हनीमून के लिए। और इसके अलावा आप अपनी फैमिलीज के साथ भी जा सकते हैं और वहां पे जाके खूब इंजॉय कर सकते हैं। और अगर खूबसूरती की बात की जाए तो फातिमा ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स कंट्रीज हैं जिनसे बहुत बेहतर हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज। वहां पे अब रिसेंटली मैं सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स हैं फातिमा, बड़ी वायरल हो रही थी हमारी अताबात लेक है वहां पे, कि चारों तरफ में उसके ब्राउन कलर के पहाड़ जो हैं वो खड़े हैं और दरमियान में एक नीले रंग की झील है और झील के किनारे पे जो है उन्होंने हट्स बड़े खूबसूरत बनाए हैं और ब्रेकफास्ट जब दिए जाते हैं तो शीशा आगे लगाया होता है और बिल्कुल किनारे पे झील के जो है वो उन्होंने हट्स लगाए हैं और इतना खूबसूरत मंजर के मुझे मालदीव्स की वो पिक्चर्स याद आ गई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती थी। तो इस तरह का कंटेंट अगर मिलता रहे पाकिस्तान को तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत प्रमोट होगी। तो फातिमा, आप क्या कहेंगे? इंटरनेशनल मतलब आपने भी ट्रिप्स किए हैं बहुत सारे, वहां पे लोग पाकिस्तान के लिए क्या इन्वेस्ट रखते हैं? मैं यही एक्चुअली इसी तरफ आने लगी थी कि इंटरनेशनली मैंने बहुत जगह विजिट की हैं, बहुत सारे कंट्रीज देखे हैं और उनकी खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान शायद क्योंकि अपना मुल्क है तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत कोई भी जगह मुझे लगे। बेशक बेशक और बिल्कुल। और फातिमा, ये तो थी पाकिस्तान के हवाले से बात। अब पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस की सूरत हाल है हम थोड़ा उस हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। मुर्गी का रेट अगर बात की जाए तो बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था, गुज़श्ता दिनों में बहुत ज्यादा हाई था रेट, 450 के करीब पहुंच चुका था पर केजी के हिसाब से और फिर अचानक डाउन आया। अब इसके लिए जो जिनके शेड्स हैं जो कि इसकी ग्रोथ करते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं उनको बड़ा धचका लगा। महंगा हो तब भी, सस्ता हो तब भी, आम आवाम कहाँ पे स्टैंड करती है, उसको क्या क्या मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सस्ते प्रोटीन के लिए चिकन सबसे बेहतरीन चीज़ है। अब इसका रेट जब फ्लक्चुएट करता है तो बहुत सारे गरीबो गुरबा होते हैं जो कि इफेक्ट होते हैं इससे। तो इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ हमारे सिटी 41 के एंकर पर्सन बिलाल डोगर मौजूद होंगे, तो उनसे बात करते हैं। वेलकम करते हैं आपको जनाब शो के अंदर। बिलाल, आखिर ये मुर्गियों वाला चक्कर क्या है?
इतना रेट अप गया और फिर अचानक 60 रुपए नीचे आया, फिर मजीद सस्ता हुआ। ये इतनी फ्लक्चुएशन आती क्यों और इससे नुकसान किसको हो रहा है? अच्छा हनान, बेसिकली आप खुद भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद होता है कि जो सच्चाई है उसको आवाम तक पहुंचा दे। ना तो हम किसी पब्लिक पार्टी बन जाए, ना उसकी पार्टी। हम पब्लिक की आवाज हैं, हम मिरर ऑफ सोसाइटी अपने आप को कहते हैं। मकसद हमारा सिर्फ ये एक होता है कि हम, अगर आप देखें, एक बीमारी का नाम लेते हैं कोराइजा। हमने उससे पहले रानीखेत का खुद बताया कि रानीखेत बीमारी है। रानीखेत से होता क्या, पहले अंडरस्टैंड कर लें चीजों को। इस बार रानीखेत निकल रही है, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर रानीखेत खत्म हो जाएगी। रानीखेत आई क्योंकि हमारे पास मकई नहीं थी पाकिस्तान की, तो बाहर से मकई इंपोर्ट हुई, तो उसके अंदर कुछ है। और हर साल रानीखेत आता है, लेकिन इस साल थोड़ा उसकी मोडेलिटी ज्यादा होगी। अमूमन एक शेड के अंदर 30,000 ब्रायलर जो है वो अंदर डाला जाता है, चूजा डाला जाता है। 10% मोटेलिटी है नॉर्मल। अब ये तकरीबन फैसलाबाद में 425 शेड हैं, जिनमें से अगर लगा लें तो 250 के करीब ऑपरेशनल हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने हमें बताए हैं। इसमें से अगर 30,000 के हिसाब से लगाएं तो 75,000 80,000 कुछ ये चूजा बनता है। इसमें से अगर आप मोटेलिटी 25% अब रानीखेत की है, जो कि पिछली बार 15-20 होती थी, इस बार 5% ज्यादा हुई है। तो इस मोटेलिटी को मिला के, ये कुल मिला के 35% मोटेलिटी बनती, जो कि 26 लाख है। अब जो बाकी बच गए ना, उसके अंदर रानीखेत का बेसिकली वजह क्या, डिमांड वही है, सप्लाई के अंदर रानीखेत के अंदर जो ब्रायलर है वो अपना वजन नहीं पूरा कर पाती, वो अपनी परवरिश नहीं पूरी करती। 2 किलो से बड़ा बर्ड निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल 2.25 किलो का बर्ड निकलता। अब जैसे पाकिस्तानी मकई की काश्त शुरू हुई है, मकई आई है, फीड के अंदर मकई पड़ी है, और पाकिस्तानी मकई जब डलना शुरू हुई है उस फीड के थ्रू हमारे ब्रायलर मुर्गी को, तो जो एक गैप आ रहा था वजन ना बढ़ने का, और रानीखेत वो निकली है। अब हमारा ब्रायलर आ रहा है 3.25 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक जा रहा है एक बर्ड। इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ कि हमें बहुत बड़ा एक सेट बैक जो मिल रहा था, 456 रुपए फी किलो तक जो गोश्त पहुंचा था, उसने देखा कि आपने 3 रोज के अंदर 123 रुपए की कमी हुई। बिलाशुबा कुछ पिछले दिनों में फिर ऊपर गए, लेकिन आज के दिन फिर 16 रुपए की कमी के बाद आज ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 349 रुपए किलो, यानी कि 350 भी नीचे आ गया। जो सेक्रेटरी जनरल है पंजाब के वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर राणा सज्जाद अरशद, उन्होंने हमें इंटरव्यू में ये बताया कि अभी 250-200 तक भी आ सकता है। लेकिन हनान, सबसे मेन पॉइंट ये है कि बेसिकली अब लोगों को समझ नहीं, हम कोराइजा बीमारी कह देते हैं, हम कोरोना बीमारी, क्योंकि कोराइजा है काफ से, तो सी से वो है, हमने सी मिला के उसे जी कोरोना कर दिया कि ब्रायलर के अंदर कोरोना। इवन कि एक डॉक्टर ने यहां तक कह दिया, डॉक्टर था या वो नहीं था, जो भी है, उसने अपनी तरफ से तजिया दे रहा सोशल मीडिया पे। उसने कहा जी रानीखेत का गोश्त जब घर जाता है ना ब्रायलर मुर्गी, इसको औरत लगाती है हाथ तो उसको भी हो जाता है। यार मतलब आप कोई वजह, कोई ऐसी चीज तो बताए ना जिसपे, अब आप ये नहीं देखते कि आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी सनत को, अपने फार्मर्स को, अपने पाकिस्तान को। इसको किसी को नुकसान नहीं होता, वो मौशियत का एक चलता हुआ जो सर्कल है वो सबको धचका लगना है। बिलाशुबा महंगी चीजें। अब पॉइंट है ये, जो हमने उनको क्लियर कर दिया। अब पॉइंट है ये महंगा क्यों हुआ। चूजा कितने का, 91 रुपए का एक दिन का चूजा, 91 रुपीज का एक दिन का चूजा। क्या है उस चूजे के अंदर, क्योंकि हमारे पास ग्रैंड पेरेंट जिसे जीपी कहते हैं, जीपी नहीं है हमारे पास, जीपी आता है अमेरिका से। अब ग्रैंड पेरेंट कोरोना की वजह से हमें कम सप्लाई हुआ है, जिसके 50% हुआ है। अब जीपी जब कम हुआ, चूजे की डिमांड आगे ज्यादा थी, चूजे का रेट चढ़ गया। अब 91 रुपए चूजा डाल के, उसके ऊपर 40 दिन की कॉस्ट डाल के, कमो बेश एक जो फीड का पैकेट था वो था 20,000 से कम, वो हो गया 41,000 का। तो आप खुद देखें कि उसने भी तो कुछ कमाना है ना वो सब। अब कॉस्ट कितनी आ रही है, 250 तक, 250 से 260-70 तक, मैं कम बता रहा हूं, 260-70 तक एक शेड के ऊपर एक बर्ड की कॉस्ट आ रही है। तो वो कैसे बेच ले सस्ता। अब 260 का अगर वो निकालता है, 16 रुपए आप लगा ले मिडल मैन के, 16 आगे दुकानदार के, 350 को पहुंच गया, 350 तक बिकना शुरू हो गया, फिर रेट से। अब प्रॉब्लम मेन वहीं आके खड़ा हो जाता है कि हमें ये देखना होगा कि हमें गवर्नमेंट क्या करे। गवर्नमेंट कहती है जी, फिरदौस शिकवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया हम इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाएंगे। तो आप जो जीपी आ रहे हैं उनकी कीमत देखें, ब्रायलर जो चूजा था वो 5-6 रुपए से ज्यादा नहीं था। अभी भी डॉक्टर राणा सज्जाद अरशद ने कहा था, अगर हमने ब्रायलर मुर्गी को काबू करना है ना, एक तो पाकिस्तानी मकई आई है। अब देखें, पाकिस्तानी मकई आने से मकई बाहर से इंपोर्ट होना बंद होगी, बाहर वाली मकई नहीं, तो अब कीमत क्यों नहीं नीचे आ रही। फीडबैक वहीं का वहीं खड़ा, फीडबैक 4100 रुपए, उसे नीचे लेके आए ना, 3800 रुपए लेके आए, उसे फीडबैक और नीचे लेके आए, वो वहीं का वहीं खड़ा है। इसे 3000 से नीचे आएगा, चूजा 20-25 पे आ जाएगा। अब ये देखो, दो चीजें, मेडिसिन महंगी हुई है, मेडिसिन पीछे आ जाएगी, 3 चीजें कम होगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग कम होगी, तो फार्मर कह रहा है जी मैं तो सस्ता बेचने के लिए तैयार हूं। मुझे तो वैसे भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगती है जी, ब्रायलर मुर्गी के अंदर बीमारी आ गई है, लोगों ने बाइकआउट कर दिया, असि बैठे मुंह देखी रहे, की करिए। और ये होता है कि आपको, जो आपने बात की कि 1-2 दिन के अंदर फ्लक्चुएशन, आप यकीन कर सकते हैं हनान, जिस दिन ये कोराइजा बीमारी की पोस्ट लगी है ना,
उसके अगले दिन अमूमन 40 से 42 43 दिन का ब्रायलर मुर्गी फार्मर निकालता है बाहर। सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर लोगों ने 35 37 32 जितने का था लोगों ने शेड खोल दिए, ले जाओ इसे ले जाओ इसे। उन्हें फोन कर रहे थे आप रेट कम दे दें, लेकिन क्यों? सोशल मीडिया से फिर एक किस्म का ब्लैक मिल करके जो है वो फिर इसका रेट नीचे लाया जाता है। और एक्चुअली हनान हमने पहले भी आई थिंक नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो है वो एग्जैजरेट कर दी जाती हैं और उसकी वजह से काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो जी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले हम लोग दीगर मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे जो कि फैसलाबाद शहर में बहुत आम है, लेकिन अब हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि ना सिर्फ फैसलाबाद के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है। बहुत कम हाईलाइट किया जाता है, बहुत कम बात की जाती है। ये जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनकी ज़रूरियात को, उनकी नीड्स को, उनकी ज़िंदगी को, और वो जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको रोज़ निगलेक्ट किया जाता है। लेकिन बिलाल डोकर जो कि ऑफकोर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे गेस्ट भी हैं, और हम उनसे डिस्कस कर रहे थे और इश्यूज़ के बारे में, बट उन्होंने ही इस इशू को हाईलाइट किया, जिसके बाद मुझे लगा कि हम लोगों को और हमें लगा, हमारी टीम को लगा कि ये एक ऐसा इशू है जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से मॉर्निंग शो के अंदर भी डिस्कस होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ हमारे मजदूर तबके की, उन सब डेली वेजर्स की जो कि रोज़ की कमाई के ऊपर अपना घर चलाते हैं। एक घर के जितने भी फर्द होते हैं वो एक जो वर्कर होता है यूजुअली उसकी तनख्वाह के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। कितनी चीज़ें मुश्किल होती हैं, तनख्वाहें कितनी कम होती हैं, एक दिन अगर आप उनकी ज़िंदगी में गुजारें तो कितना मुश्किल होता है, शायद हम ये सोचते भी नहीं है। चलते हैं बिलाल की तरफ और उनसे पूछते हैं कि जब आपने अपना दिन जो है गुजारा, ऑफ कोर्स मैं उस बारे में भी बात करना चाहूंगी कि किस तरह से लेकिन फातिमा अगर प्रोमो हम एक दफा पहले देख लें, प्रोमो के बाद फिर बिलाल की तरफ चलते हैं। मैं यही कहने लगी हाँ, थी कि पहले बिलाल की तरफ आने से पहले, जैसे कि मैं जब हम वीडियो देखने लगे थे उससे पहले भी मैं बिलाल से पूछने लगी थी कि ऑफ कोर्स आपने उनकी साथ पूरा दिन गुजारा और शायद हम लोग एहसास भी नहीं करते हैं, जबकि हम लोग हमें करना चाहिए, लेकिन एक ऐसा इशू है कि निगलेक्ट हो जाता है। क्यों निगलेक्ट होता है, क्यों ज़्यादा कदर नहीं की जाती इन लोगों की जो हमारी सोसाइटी का, हमारी इकोनॉमी का सबसे अहम पिलर है? फातिमा, ये टॉपिक एक ऐसा था कि सबसे पहले हमारे लाहौर के बनाम सरकार प्रोग्राम करते हैं ज़ुहैब भट्ट, उन्होंने एक रिक्शा वाले के साथ किया कि लाहौर में अगर देखें तो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बाहर वाली सिटीज़ से आते हैं तो ट्रैवल करते हैं। हमारे क्योंकि अपने शहर की पहचान देखनी होती है, हमें मैनचेस्टर किस लिए कहा जाता है? टेक्सटाइल की वजह से। टेक्सटाइल चलती किसके सर के ऊपर है? मालिक तो एक होता है ना, या दो होंगे अगर उन्हें कंपनी होगी, लेकिन मजदूर कितने हैं? एक एक मिल के अंदर सैकड़ों मजदूर जो हैं वो काम करते हैं। मैंने सोचा चले इन मजदूरों की जिंदगी तो देखें, इनको बचता क्या? क्योंकि खान साहब कोई भूखा ना सोए, लंगर खाने, क्या इससे किसी की पेट भरा है? आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स की हम बात करते हैं, हमने यहाँ बैठ के भी बहुत सारे एक्सपोर्टर्स आए, हमने उसका तराने लिए, इमरान खान साहब यहाँ आके शाबाश ले गए। क्या उस मजदूर को कुछ मिला जिसकी उन्होंने 20,000 उजरत कर दी? तो पहले की बात, हमने प्रोग्राम भी उसी पर किया कि उजरत बढ़ा दी, चलें देख लेते क्या बनता है। उसके हफ्ते की कमाई बनी 4,000 रुपया, जो कि उसने पहले 1500 एडवांस ले चुका था, 15 से 2,000, तो उसने पीछे उसको 2,000 बचा। वो उसकी मजदूरी भी मैंने उसकी लूमों में किया और इनसे 4 लूम चलाता है, लेकिन यहां एक बंदा 10-10 लूमें चला रहा है और इंटरनेशनल रूल है 8 घंटे ड्यूटी। ये यहाँ कर रहे हैं ये 12-20 घंटे, 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे पास दूसरी शिफ्ट के पैसे नहीं। मालिक ने अपना देखना है, हर कोई अपना रोना रो रहा है। और ये सूतर के बाद जब आपका सूतर मंडी से निकलना सूतर, तो ये लूम आपका वेरी फर्स्ट स्टेप है, जहां जाके साइजिंग के बाद इसने कपड़े की शक्ल इख्तियार करनी है, कोरा कपड़ा बनना है। तो उस मजदूर से हमने पैसे लिए और हमने कहा चले हम चलते हैं इसके घर। तो हम अभी फैक्ट्री के गेट पे थे कि दूसरे मजदूरों ने घेर लिया। उसने कहा जो उधार लिया वो तो वापस करो। अब किसी ने 2500 पकड़ा है, किसी ने 2,000 पकड़ा है, 2,000 उसके हाथ में है और 2,000 में से 1,000 उसने बिल देना है, क्योंकि आखिरी तारीख थी। हमने 27-28 को प्रोग्राम किया है, 1,000 बिल देना था, 800 रुपया दूध वाले का देना था, 200 रुपया पीछे बचा था। उस 200 को लेके वो घर जा रहा था और वो ये सोच रहा था मैं क्या पकाऊं। जब हम करियाने की दुकान पे पहुंचे, और ये वेरी रियल स्टोरी है, कुछ इसमें हमने नहीं ड्रामाटाइज किया, डेफिनेटली हमने शूट करते हुए वो चीजें देखी हैं। जब हम करियाने वाली दुकान पे पहुंचे तो करियाने वाली दुकान वाले ने उसे सामान देने से इनकार कर दिया।
उसने कहा आपको सामान नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पिछले पैसे देने हैं, और वो 200 रुपया है। वो बच्चों के लिए क्या लेता। अब वो घर पहुंचा है तो घर में दाल कोई पुरानी पकी थी और वो खानी कैसे खानी, मतलब आप यकीन करें कि आटा कितना महंगा, सब्जी कितनी महंगी, दालें कितनी महंगी हैं, घी कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है, क्या कैसे आप गुजारा कर सकते हैं। बिलाल, वैसे आपने मजदूर के ऊपर पूरा शो किया तो आपने जरूरी तौर पे लाजमी तौर पे बजट भी बनाया होगा है। एक अगर 4 अफराद घर में, एक मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए महीने का राशन कितने का आता होगा, उसकी उजरत कितनी है, उसका बिजली का बिल कितना आता है, उसका गैस का बिल कितना आता है, मकान का किराया कितना देना पड़ता है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए अगर मोटे मोटे खर्चे ही निकाल लिए जाएं, अगर उसकी 17 या 18 हज़ार रुपया उसकी तनख्वाह है, तो उसमें से मकान का किराया 4-5 हज़ार रुपया निकाल लें, बिजली का बिल 3-4 हज़ार रुपया निकाल लें, गैस का बिल 1000 रुपया निकाल लें, पीछे 8 हज़ार रुपया बचता है। 8 हज़ार रुपये में 4 बंदों का राशन एक माह का किस तरह से आता है, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी बीच में पड़ जाती है तो वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। हनान, एक हमारे सरकारी इदारों के कुछ सियासी रहनुमा ये भी कहते हैं, देखें जी इतने मजदूरों के पास मोटरसाइकिल है, ये मजदूर भी वो था जो साइकिल पे था। आपने जो कहा ना अदादुशुमार, आप कहते हैं 8,000, मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने एक इकोनॉमिस्ट से इसी पे बात कर रहा था, वो कह रहा है मैं आपको 50,000 देता हूं, मुझे कह रहा है मैं 50,000 देता हूं, मुझे बजट बना दें, बना के दें। कहता मैं देखता हूं कैसे आप बजट बनाते हैं। 50,000 देखें, मैं नहीं कह रहा, पीएम खुद कह रहे हैं 2 लाख में मेरा गुजारा नहीं हो रहा, इमरान खान कहता है, मैं तो नहीं कहता। और वो हैं भी अकेले। हाँ, उनकी तनख्वाह बढ़ के अगर 8 लाख 9 लाख पे जा सकती है, यार मजदूर की सिर्फ 3,000 रुपये, जिसकी वजह से आप अतरा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर हमारी एक्सपोर्ट इतनी चलेगी। आपको आईएमएफ से कर्जे लेने की जरूरत नहीं अगर ये बंदा मजबूत हो जाएगा। मैंने अदारा शुमारियात की, जो कुछ लोग मेरे पे एतराज कर देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है, उन्हें ये भी सफाइयां देके हम थक गए कि हमने वोट तक दिया। लेकिन एक पॉइंट एक बहुत सिंपल था, मैंने कहा अदारा शुमारियात की रिपोर्ट है 1999 के अंदर हमारी मिडिल क्लास 2.5 पे थी, 2018 के अंदर हमारी मिडिल क्लास 20.5 पे थी, और विद इन 2 ईयर्स बिफोर कोरोना 2020 के अंदर हमारी मिडिल क्लास 7.5 पे 13% लो आई। फिर इसके बाद चलें कोरोना आ गया, आप ले लें अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई की रिपोर्ट आई 7.5 लाख लोगों ने अपने घर का राशन बेचकर, सामान बेचकर अपना गुजारा किया है। गैलप सर्वे था। हाँ जी, नहीं, इसका अदारा शुमारियत की रिपोर्ट थी। फिर आपने ये कहा कि गवर्नमेंट 3-3 माह के बिल माफ करेगी, किसको किए। फिर आपने कहा जी डॉक्टर्स को पैसे देने, किसको दिए। आपने कहा उस्तादा को कुछ देना है, कहाँ दिया। अब आपने टीचर्स को भी ऐसे लेवल। मैं फैसलाबाद के लिए एक चीज जरूर उठाना चाहूंगा, मैं आने वाले दिनों में इस पर प्रोग्राम भी एक कर रहा हूँ। रमजान मिर्जा साहब ने कल एक रिपोर्ट बनाई अर्बन ट्रांसपोर्ट के ऊपर। फैसलाबाद कराची से बहुत कम, पॉइंट कुछ कम टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स जनरेट कर रहे हैं हम, सबसे ज्यादा कराची के बाद। और हमें मिल क्या रहा है, हमारे पास स्पीडो बस कहाँ है, हमारे वुमेन के लिए ट्रांसपोर्ट कहाँ है, हमारे पास अर्बन ट्रांसपोर्ट कहाँ है, मेट्रो हमारा हक नहीं था, और ट्रेन हमारे बजट से चीजें, हम किसी के मुखालिफ नहीं है। देखें, आप जब सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, 18वीं तरमीम की बात करते हैं, तो इस शहर का भी हक बनता है ना। इस मजदूर ने पाकिस्तान के लिए अपनी दिन रात एक कर दिए, तो उस मजदूर को जीने के लिए तो कुछ दे दिया जाए ना, कुछ रहे। अच्छा, और एक पॉइंट, जब इस प्रोग्राम को हम कर रहे थे ना, आपने किराने वाली दुकान के ऊपर भी एक स्टोरी है। मैं गया तो किराने वाली दुकान के ऊपर ना एक स्कूल का बोर्ड लगा था, मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपने टेबल के ऊपर पापड़ और वो टॉफीज वगैरह लगी और साथ झंडा पड़ा पाकिस्तान का। मेरा उनसे क्वेश्चन, हजरत साहब से दाढ़ी रखी थी, उनसे ये था, मैं कहा माजरत साहब मैं पूछना चाहूंगा, मुझे स्कूल लग रहा है। कहता जी मैं स्कूल का प्रिंसिपल था, अब मैं किराने की दुकान चला रहा हूं। मेरे ख्याल में यहां स्टोरीज नहीं, यहां हर कदम पे स्टोरीज का अंबार है। और हमारी गवर्नमेंट जीडीपी बता रही है। अगर जीडीपी से किसी का पेट भरता है तो बताएं, हम उसका पेट भर देंगे, मजदूर को बताएं। मैंने अच्छा ये क्वेश्चन भी किया, जीडीपी क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या। जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में काम करें उनको नहीं पता क्या हो रहा है। उसको चाहिए मुझे भूखा को सोने से पहले मैं अपने बच्चों को रोटी दे सकूं। खुदकुशियां बढ़ी हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर छलांग लगा रहे हैं, मतलब अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है पाकिस्तान के अंदर। और इसकी प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, बाकी आम आदमी को तो नहीं पता होता कि मैंने 2 वक्त की रोटी भी शाम को खानी है या नहीं खानी। तो बिलाल, अगर कोविड की बात करें, अभी आप कर रहे थे, 1.5 साल हो गया तकरीबन इस सूरत हाल को पाकिस्तान के अंदर, कितनी इमदाद बैरूनी ममालिक की तरफ से की गई पाकिस्तान को? हनान देखें, बैरूनी ममालिक से हमारे तो सारी कोरोना वैक्सीन ही इमदाद है। हमने तो वो भी सारी, वो अभी तक इमदाद चल रही है। कुछ अभी डोजेज हमने खरीदी हैं,
बाकी सारी कभी किसी गवर्नमेंट से ले लेते हैं, कभी किसी और, लेकिन एक अच्छा इकदाम चलेंगे कोरोना के अंदर। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा पॉलिटिसाइज नहीं करता, इन चीजों को प्रमोट करते हैं। जहां भी खड़े हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद को आपको क्रेडिट जरूर देना होगा, क्योंकि लाहौर का अगर आप एक्सपो सेंटर की या किसी चीज की बात करते हैं ना, तो उस खातून का एक कलीदी किरदार है जो बीमारी की हालत में भी इस गवर्नमेंट को ये पैगाम जरूर देती है कि आपको अब कुछ करना है और ऐसे करना है। वो इतराज नहीं करती उनसे, जब भी नवाज शरीफ साहब का क्वेश्चन किया जाता है वो कहती है वो सिर्फ उस वक्त बीमार थे इसलिए भेजा गया। वो इन मिनिस्टरों की तरह बाकियों की तरह कुछ डिफेंड नहीं करती, वो कह रही है मुझे अभी काम पे फोकस करना है। देखें, आप डिलीवर करेंगे तो आम को दिखाएंगे ना, जब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप कुछ करके नहीं दिखाएंगे, देन कैसे पॉसिबल है कि आप जाकर उसे ये कहेंगे जी देखिए हमने ये करके दिखा दिया। फॉर वेरी सॉरी, थोड़े दिन पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा आई फैसलाबाद में संडे वाले दिन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली बंद होगी कहते लगता है कोई हमें कोई लीगी जैसे उन्होंने कहा कि लगता है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यार खुदा का वास्ता है, 3 साल गुजर गए अभी भी उनका बाकियात बैठी हुई हैं। मतलब जितना मेरे ख्याल में ये बयानियां शबर जैदी साहब उस दिन कहीं एक हमारे रेहान तारी साहब 24 के शो में थे, उन्होंने भी ये बात कही कि अब गवर्नमेंट को तयन करना होगा। ये बयानियां बहुत सारे पीटीआई के खुद मेंबरान असेंबली फैसलाबाद से हमें मेरे इंटरव्यू में कह चुके हैं प्रोग्राम में, वो कहते हैं ये बयानियां हमें छोड़ना होगा। पिछले खा गए, जहां से शुरू होते हैं पिछले लुट के खा गए जहां आते। अच्छा ये क्या है मतलब, और एक कल मैं बड़ा अच्छा खूबसूरत ट्वीट थी वो पढ़ रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर सुनकर ये लगता है कि ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते, वज़ीर-ए-आज़म बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, वो ये बताते हैं हम कौम हैं, हमने आगे बढ़ना है तो करें ना। आप कभी कहते हैं जी गंदम दोबारा स्मगल होगी, आप वज़ीर-ए-आज़म आपने रोकना है। अच्छा वो उनकी डिलीवरी और स्पीच बड़ी एक है, और सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल भी बहुत ज्यादा फातिमा हो रही हैं और वीडियोस लगाई जाती हैं इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले और बाद की, और लोग उस पर बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। और जब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नींद नहीं आती महंगाई की वजह से, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर भी मीम्स तैयार की। उस पर क्या कहेंगे? सोशल मीडिया एक बड़ा जबरदस्त विसल ब्लोइंग का पॉइंट बन चुका है। हनान, सोशल मीडिया बिलाशुबा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहां एक जाहिलों की फौज इकट्ठी हो जाती है जिनको टॉपिक नहीं पता होता, लेकिन वो उसके ऊपर मैं कहता हूं कि आपको ऐसे ऐसे रेफरेंसेस देते हैं कि आप कभी भी सर पकड़ के ना अपने बाल नोचते हैं कि यार ये क्या क्या मतलब उन्होंने तजर्बे यहां कर दिए हैं। कोरोना को कोई मकनातीस लगा रहा है, कोई वहां बल्ब चला के दिखा रहा है, यानी कि ऐसी ऐसी। और आपको ये जरूर देखना होगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर हैं, अब वो लिटरेट हैं लेकिन सोशल मीडिया से लिटरेट वो हॉनो नहीं है। लेकिन जब वो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोग, मैं उनको देख के हमेशा एक चीज जज करता हूं, उन जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे न्यू आते हैं और वो शाम को मुझसे जरूर क्वेश्चन करते हैं कि ये एक ऐसी वीडियो आई है। ये मेरे वाले समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्त भी हैं जो सोशल मीडिया पे अब आए हैं, वो हमसे क्वेश्चन करते हैं ये क्या है। देखिए आप किसी ना किसी को तो मिस अंडरस्टैंड या मिस लीड कर रहे हैं, तो खुदारा अपने फलसफे या अपनी रिसर्च वहां ना झाड़ा करें जो हमें नहीं पता। जैसे 2 साल के अंदर मर जाएंगे, उसकी किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी और पूरी वो इंटरव्यू देखे बगैर वो सारे कह रहे हैं 2 साल में मर जाएंगे। उसने कहा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको मजीद बूम करने के लिए किरदार। बिल्कुल, और ये आई थिंक सोशल मीडिया इज समथिंग जो कि चाहे अच्छे के लिए इस्तेमाल कर लें और चाहे बहुत सारे गलत चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और चॉइस हमारी है कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। बिलाल, बजट का कहा जा रहा है कि आने वाला है और बहुत सारी उम्मीदें चाहे वो आम आदमी हो या फिर एक बिजनेस कम्युनिटी हो, उन्होंने लगा के गवर्नमेंट से रखी। आप क्या समझते हैं कि आने वाला बजट किस तरह से पेश, क्योंकि IMF के हवाले से भी बहुत सारे लोग रोना रो रहे हैं कि उसकी वजह से इस दफ़ा एक किस्म का कोहराम मचेगा बजट के आने से, तो आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं? अच्छा, अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ना हनान, अभी अंदर इस वक्त 6 मुगोलियाँ चल रही हैं और ड्राफ्ट जो तैयार हो रहे हैं उसको बहस मुबाहिसा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कबीना के मेंबरान हैं उनके अंदर अभी चल रहा है। बिजनेस कम्युनिटी को वो भेजे भी जा रहे हैं जो चीज़ें उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक परसों हमने खबर दी है, वो अच्छी चीज़ थी, SMEs जो सेक्टर है फैसलाबाद का, पाकिस्तान का, जो SMEs हैं इनको 0 रेटेड के बराबर गैस और वो बिजली नहीं मिल रही थी, अब कुछ उसके अंदर शामिल किया जा रहा है। फिर बहुत सारी कुछ और डायमेंशन है जिसके अंदर खास तौर पर बजट के अंदर, आने वाले बजट के ऊपर चीज़ें जो हैं उसे ओवरगो किया जा रहा है कि इनको चीज़ें ले लिया जाए।
लेकिन एक खतरा वैसे आने वाले बजट पे बड़ा मुझे वो लग रहा है कि 11 तारीख को तरीन साहब की तारीख भी है। तरीन साहब एक बार फिर रुख बदल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट और सामने लाई जाए तो 11 तारीख को एक जो हायरिंग की अब जो जमानत के ऊपर तारीख है वो भी लगी हुई है। 11 को बजट भी पेश होना है, क्या होने वाला है, बस थोड़ी सी सियासी भी है। लेकिन अगर बिजनेस कम्युनिटी की बात करें 17% सेल टैक्स के ऊपर बार बार हर एक का जोर है। मुझे अभी भी याद है पिछले असम्बली के बजट के ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस शेख खुर्रम शहजाद एमएनए ने उठ के कहा था फैसलाबाद से कि अगर आपने हमसे पैसे लेके हमें वापस ही करने हैं, जिसे कहते हैं 17% सेल टैक्स लेके वापस करना है, तो फिर आप इसे जीरो रेटेड कर दें, ना लें ना दें, और आप एक चेक एंड बैलेंस लगा दें एक्सपोर्ट्स के ऊपर कि जो जितना भेजेगा उसको उतने पैसे रिफंड हो जाएंगे, वापस होंगे। मतलब ये एक कोई और सिस्टम लगा लें, ऐसा ना लगाएं कि क्योंकि ये 17% जब जाता है तो इसके अंदर थ्रेश होल्ड जो है वो 12% था। चले वो अच्छी चीज़ है, बढ़ा के 15% गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन जब लिक्विडिटी क्रंच जो है एक कंटेनर भेजा है तो उसका 17% साल लगा देना है, फिर 17% अगली शिपमेंट का लगा देना है। एक महीने में 3 शिपमेंट जा रही हैं और एक महीने बाद इनके जब रिफंड होके आ रहे हैं तो एक बार मौशी धचका जो है वो डेफिनेटली एक्सपोर्टर को लगता जरूर है। और खासतौर पे जो एसएमई है ना छोटा, वो कह रहा है मेरे पास तो मतलब यही पैसा है, मैंने इसी को घुमाना है, अगर मैं यहाँ फंसा के बैठ जाऊंगा एफबीआर के पास तो फिर मुझे वापस क्या आएगा, फिर मैं अगली शिपमेंट कैसे करूंगा। और ये एक प्रॉब्लम है। जैसे पीछे हमने रिपोर्ट भी की कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एपबूमा हो जाए, इनके कम तरीन सीईओ जारी हो, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, वो कम तरीन सीईओ जारी हुए हैं पिछले गुज़िश्ता माह के अंदर, पिछले 4 माह के अंदर सबसे कम जारी हुए। तो ये चीजें बताती हैं। देखें उसके पास सीईओ तब वो लेगा जब उसका कंटेनर तैयार होगा, कंटेनर उसका तैयार है, उसके पास लिक्विडिटी क्रंच की वजह से पैसा नहीं है, जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो कैसे अपनी शिपमेंट करेगा। फिर ईद के ऊपर जो हमने पहले बात की, लूटा गया, दोनों हाथों से लूटा गया। एक कंटेनर जो था वो हजारों में जाता था, लेकिन वो अब जब कराची के लिए जाना था उसके ऊपर भारी भरकम पैसे जो है किराया जो वसूल किया गया। एसएमई सेक्टर के हवाले से बिलाल बात करें तो लोन्स बहुत सारे दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा भी कि जो एक छोटा ताजर है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई चीजें, जिसने उन्हीं पैसों को घुमाना है। इसी वजह से लोन्स इशू किए जा रहे थे, कोशिश की जा रही थी कि जितना रिलीफ हो सके, जितना फाइनेंशियल प्रेशर कम हो उतना बेहतर हो। तो क्या उस चीजें बेहतर हो रही है या आपको नहीं लगता? हाँ, ये चलें आपने अच्छी बता दी, क्योंकि पहले कोलेट्रल लिया जाता था, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी या आपकी कोई ज़रूरी जमीन है रखा के फिर आपको कर्जा दिया जाता है एसएमई को, आपके पास प्रॉपर्टी हो एसएमई को, हाँ, और बड़े एक्सपोर्टर के नहीं मांगा जाता था। लेकिन अब एक खुशाइन चीज है, 60 अरब रुपया गवर्नमेंट रखने जा रही है स्पेशल एसएमईज के लिए, सिर्फ एसएमई सेक्टर के लिए जो छोटे एक्सपोर्टर हैं। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो कि एक्सपोर्टर ने उठाया भी, बूमा एक बड़ी नुमाइंदा जमात है एसएमईज की, उन्होंने ये पॉइंट हमें रेज किया कि आप इसे उजागर करें कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8 का कमोबेश 9 किया जा रहा है। तो बाकी एक्सपोर्टर जो छोटे हैं और मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सनतकार है ना बेसिकली, वो एक्सपोर्टर को मिल रहा है 3 कुछ मिल रहा है। तो अगर ये सनतकार बेशक एक्सपोर्ट नहीं करता, अगर इसे कोलेट्रल के बगैर थ्रेश जो इंटरेस्ट रेट है वो 9 के बराबर चल जाएगा, तो फिर वो उसका एक्सपोर्टर का और छोटे सनकार, 2 छोटे सनकार, एक एक्सपोर्टर है एक लोकल कार है, दोनों के दरमियान फर्क आ जाएगा। फिर इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ जाएगी, लोकल इंडस्ट्री आपकी महंगी हो जाएगी, लोकल माल आपका महंगा बिकना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट इसे 5 के मिड कर दें, आप ना करें 3 के बराबर, लेकिन 3 से 5 के दरमियान कर दें ताकि उसे मौशी धचका ना मिले। देखें ना, उसने जब आप महीने बाद या साल बाद किस्त देनी है तो उसको तो ज्यादा फिर पड़ना शुरू हो जाएगा, कोलेटरल तो उसकी जमीन गिरवी पड़ी हुई है। तो इसके ऊपर ये एक अच्छा इकदाम है। देखिए गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है, 60 अरब एक बड़ी अमाउंट है, जो 1 करोड़ 2 करोड़ के कमोबेश एक एक्सपोर्टर को, जो एक सनतकार छोटा है उसको एसएमईज को मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट के ऊपर जरूर जाना बिल्कुल, यही मैं कहने लगी थी कि इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली इज समथिंग जिसको कम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके एसएमई सेक्टर को, छोटे ताजरों को मदद की जाए। इसके अलावा भी बात करें, एक और प्रोजेक्ट है जो कि कोशिश की जा रही है। ऑफकोर्स अभी तो हम लोग सिर्फ बायर्स लिस्ट के अंदर जा रहे हैं, बल्कि सेलर्स लिस्ट के अंदर जा रहे हैं। अमेजॉन की मैं बात कर रही हूँ, और अभी 100% तो नहीं पाकिस्तान में आए, लेकिन एक अच्छा स्टेप है पॉजिटिव डायरेक्शन में। हमारी जीडीपी के हवाले से बात करें, लोकल बिजनेसमैन के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोग, और स्पेशली ये जो हमारी इवन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो हमारी फैसलाबाद की स्पेशली कपड़ों के हवाले से बात करें, चाहे क्लोथिंग हो चाहे वो बेड लिनन हो, जिस भी चीज़ को हम ऐड कर लें, काफी पॉजिटिव लग रही हैं चीजें। आगे चलते हुए बेहतरी हो सकती है। अमेजॉन फाइनली पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और बात की जा रही है, इवन कंपेन्स की जा रही है कि पेपैल को भी पाकिस्तान की तरफ लाया जा सके।
अमेजोन का अगर मैं नाम लूंगा, मैं कहूँगा एक बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। रज़ाक दाऊद साहब को जरूर हमें हर जगह क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि वो बंदा एक अच्छा काम कर रहा है और वो स्टेक होल्डर, जो अच्छी मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज लगती है, वो स्टेक होल्डर्स को सुनते हैं, स्टेक होल्डर्स को लेते हैं। अमेजोन की जहां बात करते हैं तो अमेजोन को हम ये कहेंगे पाकिस्तान के ब्रांड्स की, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स की सेलिंग शुरू हो गई है। एक कंपनी जिसका बजट पाकिस्तान के बजट, सालाना बजट से डबल है, वो कंपनी पाकिस्तान आ रही, तो हमें एक क्रेडिट उसका मिलना चाहिए। और उसकी जो इंपोर्ट्स भारत से है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एक चीज, हमारे एक्सपोर्टर इस वक्त जो हमारा, क्योंकि इसमें भी एसएमई को फायदा होना है, क्योंकि बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो बड़ी कंपनीज को बना के भेज रहा है। एक छोटा सा पॉइंट, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, कि एसएमई बार बार हाथ जोड़ के प्रोडक्ट वाला कह रहा है, कारोबारी ये कह रहा है, इसके अंदर हेरा फेरी मत कीजिएगा। ऑनलाइन बिजनेस जैसे पाकिस्तान में चलता है वैसे फेक प्रोडक्ट्स ना दीजिएगा, क्योंकि एक बार हम गंदे हो गए, अमेजोन ने दोबारा पाकिस्तान को ऐड नहीं करना। जो एक बार उनको मिसलीड करेगा उसका अकाउंट बंद कर देंगे और दोबारा उसकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इस चीज को बेहतर अंदाज में हमें प्रेजेंट करना चाहिए। अगर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो इंटरनेशनली हमारा व्यू जो है वो अच्छा नहीं जा रहा। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर साहब, आज आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरी ड्रेसिंग मारूफ डिज़ाइनर है, उनकी जान से की गई है। और अगर मेरा हेयर स्टाइल की बात की जाए प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है, तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट होने जा रहा है। फातिमा, बिल्कुल हनान, और आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज ब्लैक इज अ कलर जो कि आप कोई भी वेदर हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी जगह आपने जानी हो, आपकी हर चीज जो है ब्लैक जो है कहीं पर भी चल सकती है। ब्लैक मेरा मोस्ट फेवरेट है। और ओह वाओ, ये मुझे नहीं पता था। आई थिंक बहुत सारे लोग ब्लैक को बहुत पसंद करते हैं। तो जी बहुत अच्छे लग रहे हैं हनान। किचन का सेगमेंट जो कि हम दोनों का आई थिंक एक फेवरेट सेगमेंट बन चुका है, हमारी ऑडियंस के साथ एक रिवायत बन गई है कि हम लोगों ने आपके साथ हमारे स्टूडियो में स्पेशली चाय तैयार करनी है। कोई आम चाय नहीं, बल्कि डियर टी हमारे किचन में स्पेशली तैयार की जाती है, ताकि कभी तो हनान और मैं पी लेते हैं जब मौका मिल जाता है। नहीं तो हमारे ऑफ कोर्स देयर सो मेनी पीपल अराउंड अस कि हमारी कोशिश होती है कि जो भी हो सके उस टाइम पे वो पी लें, क्योंकि बचता नहीं है वरना। तो हनान जल्दी से किचन में चलते हैं जनाब किचन में। और किचन में आज हम जो, क्योंकि मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, और खूबसूरत मौसम के अंदर वैसे ही चाय की चुस्कियों से मौसम का मजा दोबाला हो जाता है। और जब बात होती है डियर चाय की, तो डियर चाय की तरफ से बनाई जाने वाली खास पत्तियों की चाय, जो कि दुनिया के बेहतरीन बागात से कलेक्ट किए जाती है, और इसके साथ साथ इसके टेस्ट और टेक्सचर के हवाले से भी गुफ्तगू करें तो बड़ी ज़बरदस्त है। और अरोमा इसका बहुत खूब है। चाय की जैसे ही पत्तियां दूध के अंदर रखी जाती हैं तो ये अपना कलर जो है वो छोड़ती है, और उससे जो अरोमा निकलता है उससे महसूस होता है कि आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी टी पी रहे हैं। तो जनाब आज भी डियर चाय हम बनाएंगे, और एक गिलास दूध ऐड कर दिया गया है, जिसके बाद पत्ती जो है वो फातिमा डालेंगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बॉयल होने के बाद हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। 2 स्पून्स डियर चाय के हम इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसे पकाएंगे, और पकाने के बाद रिझाएंगे। रिझाने के बाद हम इसे कप में लेंगे और फिर सर्व करेंगे अपने गेस्ट को। तो जनाब ये लीजिए और स्टार्ट करें इसे, ताकि जितनी जल्दी हो सके हम चाय को बना सकें। वैसे डियर चाय के हवाले से आप क्या कहेंगी फातिमा? बिल्कुल हनान, मैं यही कहने लगी थी कि आई हैव टू मेंशन कि डियर टी जो है 2 क्वालिटीज के अंदर अवेलेबल है। जहां पर आपको अगर दाने वाली चाय पसंद है, यानी कि थोड़ी तेज पत्ती आप पसंद करते हैं, तो डियर टी दाने वाली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप दूध पत्ती पिए या फिर लाइट आपकी पत्ती रखें, तो फिर आप दूसरी नॉर्मल क्वालिटी जो कि येलो पैकेट होता है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कि आप जाकर खरीद सकते हैं और अपनी पसंद की चाय जो है तैयार कर सकते हैं। यूजुअली मैं 3 चम्मच जो है पत्ती के डालती थी, लेकिन मुझे काफी लोगों ने कहा कि नहीं आप 2 डालें, क्योंकि हमें 2 पसंद आते हैं। तो जी मैंने उनकी ख्वाहिश जो है उसको ध्यान में रख उनका एहतराम करते हुए जो है आज 2 चम्मच ही डालें। और हनान आपको पता है कि डियर टी के हवाले से अगर बात करें तो एक चाय के अंदर बहुत कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो आपकी फेवरेट बनती है या आपकी गो टू जो है टी बनती है। और ऑफ कोर्स डियर टी के हवाले से बात करते हुए मैं यही कहूंगी कि ना सिर्फ टेस्ट
उसके अलावा अगर आप उसकी ब्लेंड की बात करें, क्योंकि चाय का ब्लेंड बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है कि आप जब उसको ब्लेंड कर रहे हो तो जल्दी ब्लेंड हो जाए और आपको परफेक्ट टेक्सचर बहुत जल्दी से मिल जाए, क्योंकि अगर बहुत टाइम लग जाता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है और चाय उतनी अच्छी भी तैयार नहीं होती। तो ब्लेंड बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जब भी हम डीएटी बनाते हैं तो हमारे स्टूडियो जो है महक उठता है डीएटी की खुशबू से। इम्यूनिटी के हवाले से बात करें, क्योंकि हमने मेक श्योर करना होता है कि जो भी चीज़ हमारे किचन में बनाई जा रही है वो आप लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है और आप लोगों को नंबर 1 प्रायोरिटी रखते हुए ही हम लोग ये चॉइस करते हैं। तो डीएटी बहुत बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए भी, जिसकी वजह से हमारा इंतखाब सिटी 41 का इंतखाब जो है सिर्फ और सिर्फ डीएटी है। इसके अलावा भी अगर मैं बताऊं हनान, आपको पता है मौसम आजकल अच्छा हो गया, अचानक से आज अच्छा हो गया और आपने सुबह से ना कोई 4 दफा कह दिया कि चाय की चुस्कियों के साथ, तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा आप जो हैं वो इम्पेशेंट हो रहे थे कि ये चाय तैयार हो जाए और आज मुझे लग रहा है यूजुअली हमें कभी पता ही नहीं चलता है कि ये चाय के कप कहाँ जाते हैं। बिल्कुल कई दफा नान ऐसे होते हैं कि हम लोग बनाते हैं और इतने टाइम में कि जी चाय तैयार होती है, कोई ना जल्दी से ले जाता है। इतनी मजेदार है डीएटी और आज मुझे लग रहा है कि ये जो कप है ना ये लाजमी तौर पर हनान उठा के हनान में ले जाना है। आज फातिमा खास तौर पे बना भी रही है, मौसम भी अच्छा है तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और वेदर की जब बात की जाती है तो चाय जो है जहाँ बहुत सारे लोगों की आमदनों में कमजोरी होती है तो वेदर में तो फिर इसे नशा ही समझा जाता है और नशे की तरह ही काम करती है। तो आज वेदर भी हमारे शहर फैसलाबाद का अच्छा है, क्योंकि गुज़श्ता रात 2 बारिश हुई है, उसने मौसम जहाँ बहुत गर्म था तो गर्मी का जोर थोड़ा सा तोड़ा है। लेकिन हमारे बहुत ही गर्मी थी अनान, बिकॉज आई रिमेम्बर कि कल जब हम लोग शो के बाद बैठे हुए थे तो हर किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और मुझे लगता है ये किसी की दिल की दुआ जो है वो कबूल हुई है। जो आज मौसम जो है वो रातों रात इतना बेहतर हो गया, नहीं तो आपको पता है गर्मियां तो अब फुल स्पीड से आने वाली हैं और दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला की बहुत ही रहमत है उन लोगों के लिए स्पेशली जिनको बहुत सारा वक्त जो है वो बाहर गुजारना पड़ता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल है ये जो चाय है वो और भी ज़रूरी होगी, क्योंकि गर्म मौसम में चाय का इतना मज़ा चाहे आता हो या ना आता हो, जब ये मौसम थोड़ा सा हवाएं चलने लग जाती हैं। आज सुबह लिटरली मैं घर से बाहर निकली हूँ और इतनी ठंडी हवा थी कि मुझे मतलब मैं लिटरली कल सोच रही थी कि या अल्लाह कहीं कोई ठंडी हवा चल जाए, तो मुझे लग रहा था कि अल्लाह ने मेरी दुआ जो है ना दिल की सुन ली है और बहुत ही अच्छा लग रहा था आज सुबह। बहुत माशाल्लाह अच्छा मौसम। वैसे घर पे भी कभी आपने चाय बनाई इस तरह से, मॉम डैड को सर्व की हो? हनान में अगर सच बताऊं तो हाँ बनाई जरूर है, लेकिन कोई इतनी खास रेगुलरली नहीं और बहुत ज्यादा नहीं मैं बनाती। जब टाइम मिल जाए अगर तो जरूर हम लोग सब इकट्ठे मिलके बैठते हैं मेरी फैमिली के साथ और हम लोग लाजमी तौर पर चाय जो है वो आपको पता है कि किसी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारी तो कोई भी सिटिंग हो या कोई भी गैदरिंग हो उसमें चाय तो लाजमी होती है। चाय खाने से पहले हो, कई दफा तो 2 दफा भी हो जाती है, खाने से पहले हो जाती है और खाने के बाद 1 दफा फिर हो जाती है। और सुबह की चाय तो लाजमी तौर पर जरूरी होती है। जिस तरह से हम लोगों ने भी आज सुबह आते ही सबसे पहले यही होता है ना अनाज कि हम लोग जैसे स्टूडियो के अंदर आते हैं हमें होता है कि जल्दी से ना डियर टी का जो है ना 1 कप आप तैयार कर दें और है ही इतनी अच्छी कि आपको 2-3 कप जो है दिन में पीने का दिल चाय के साथ फिर बहुत सारे लवाजमात भी होते हैं ना जो कि रखे जाते हैं। खासतौर पे हमारे कल्चर की बात की जाए ना तो रस, बाकर खानियाँ और केक रस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि चाय के मज़े को दोबाला कर देती हैं। अब चाय हमारी तैयार हो चुकी है, जितनी देर में कप्स में पोर करते हैं फातिमा उतनी देर फिर ब्रेक ले लेते हैं। चलें ठीक है, तो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक सिटी एट 10 में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। जी आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले हमारे किचन में डियर टी जो है वो तैयार कर दी गई थी और अब वो जो चाय के कप हैं वो कहाँ गए हैं ये मुझे सच में नहीं पता है और किसने ले लिए हैं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हमारे स्टूडियो में सारा कुछ होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। और अब हमारे स्टूडियो में हमें बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद के लोगों के, फैसलाबाद की आवाम के जितने भी इश्यूज हैं वो हम हाईलाइट करें अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। हाँ उसमें थोड़ा बहुत जो है इंटरटेनमेंट भी जरूरी होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को लाइट हार्टेड भी रखें एट द सेम टाइम। आज हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही खास है। मैं चाहूंगी कि हनान अगर आप जल्दी से हमारे मेहमानों का इंट्रोडक्शन करें। बिल्कुल जी, हमारे साथ अंजुमन ताजरान यंग ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट हमजा खालिद मौजूद होंगे और वेलकम करते हैं हमजा आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ जो है सेक्रेटरी अवैस जाहिद मौजूद होंगे हमारे साथ। आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो तारुफ तो जनाब का करवा दिया, लेकिन आज हम खास तौर पे यंग ट्रेडर्स को कोविड की वजह से और इसके साथ साथ मौजूदा
हुकूमती पॉलिसियों की वजह से कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और मुश्किलात के हवाले से तो गुफ्तगू करेंगे ही करेंगे। पॉजिटिविटी क्या आई है पिछले 5 सालों में, चेंज कहाँ पे आया है, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं या एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, या मौजूदा सूरत हाल के अंदर टैक्स जो इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर उनका क्या कहना है, ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमजा की तरफ चलते हैं जो कि प्रेसिडेंट है। तो हमजा, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए, गुज़श्ता गवर्नमेंट के साथ अगर आप इसे कंपेयर करें तो कारोबार की सूरत हाल को क्या कहेंगे आप, पहले बेहतर थी या अब बेहतर? बहुत शुक्रिया अनान भाई। अनान भाई, कोई भी बिजनेस जो होता है ना, उसका जो उसका हम सिनेरियो होता है वो हम चेक करते हैं जीडीपी के साथ। लास्ट गवर्नमेंट जो थी हमारा, जो कि ताजर है, हम नॉन पॉलिटिकल है, हमने वो बात करनी है जो कि ना फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसका जीडीपी जब उन्होंने छोड़ा 5.5 था। ये जो गवर्नमेंट है इसका जीडीपी 1.5 समथिंग है। तो ग्रोथ रेट तो कम हुआ ही है, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। मगर एक ऑन अदर हैंड ये है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्टर खुश हैं थोड़े से। एक्सपोर्टर जो थी ना, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं उनकी, और इंपोर्ट्स जो थी वो बराबर ही हैं, उनका कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, बहुत सारे आपके ताजर सत्याना रोड से हैं, जड़ावाला रोड से हैं, घंटाघर से भी हैं। इन अहम शाहराहों के और मेन बाजारों के इशू पार्किंग के हवाले से हल होते हुए नजर नहीं आते। जी जी। ताजर बहुत रोते हैं, उनका कहना है कि बाइक्स जब लग जाती हैं आगे, कस्टमर आता है उसको एक्सेस नहीं मिल पाती दुकान तक आने की, उसकी वजह से नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट इस हवाले से इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रही, खासतौर पर अगर हमारे फैसलाबाद की इंतजामिया की बात करें? जी, हमने कई दफ़ा बात की है कि जी आप पार्किंग प्लाजाज बनाएं, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। पार्किंग प्लाजाज होते हैं, ऑटोमेटिक प्लांट्स होते हैं, वो यहाँ पर भी प्लग इन करने चाहिए ताकि हमें जो फैसिलिटेट कर सकें। ये जो ब्लैक मेलिंग या पार्किंग वाले जो करते हैं, जो आप बार बार आपकी गाड़ियाँ खुद ड्राइव करते हैं, वो कोई समझ नहीं आती हमें बात ना। और उठा के भी ले जाते हैं गाड़ियाँ। अक्सर औकात ऐसे होता है, इवन मैं अगर कभी बाजार चली जाऊँ तो अक्सर औकात ऐसे हो जाता है कि आपको वो कह रहे होते हैं कि आपकी गाड़ी जो है जल्दी से आप बताएं, या यूजुअली ऐसे इवन होता है कि एक बंदे को गाड़ी में रहना पड़ता है। तो एक तरह से आप एक कस्टमर लूज कर रहे हैं कि अगर 2 लोग गए हैं, वो आपकी शॉप पर आते हैं तो ऑफकोर्स दोनों शॉपिंग करेंगे। जब एक बंदा गाड़ी में बैठा हो तो आप वो एक कस्टमर है जो कि आप इंपॉर्टेंटली लूज करें। इसके अलावा भी अगर बात करें तो ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अगर यंग ट्रेडर्स के हवाले से बात करें, एसोसिएशन बहुत सारे जो मंसूबे हैं उन पर भी काम करी हुई है। मैं उस हवाले से भी बात करना चाहूँगी और उस टॉपिक पर भी आऊँगी। पहले मैं लेकिन चाहूँगी जो 8 बजे दुकानों को बंद करना पड़ रहा है, कोविड का, जैसे कि हनान ने भी कहा, बहुत सारे असरात हैं जो कि ज़्यादातर नेगेटिव ही हुए हैं, स्पेशली ताजरों के हवाले से अगर बात करें तो उस हवाले से बात कीजिएगा। कितना इशू है, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और क्या चाहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए लोगों को? जी, हम फिल फॉर चाहेंगे गवर्नमेंट से हमारे ये फ़ौरन इनिशिएटिव लें कि 8 बजे वाली जो टाइमिंग है वो ख़त्म की जाए और कम से कम 12 बजे तक टाइमिंग की जाए, ताकि जो हजूम है लोगों का वो ना पड़े किसी भी शॉप में, किसी भी मार्ट के अंदर। ये कोई SOPs अगर आपने बनाने हैं तो कम से कम आप टाइम एक्सटेंड करें। और जो हॉलीडे है, जो 2 हॉलीडेज़ हो रही फैसलाबाद, वो भी ख़त्म की जाए और 1 छुट्टी की जाए, ताकि लोगों को आसानियाँ हों। आसानियाँ पैदा करेंगे तो हम इस कोविड से जान छुड़ा सकते हैं। अदरवाइज़ हम जितना तंग करेंगे उतना लोग भी तंग होंगे। अवाम का ख्याल पहले करना चाहिए। बिल्कुल, अवाम का ही ख्याल करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अवाम, लोग, नौजवान बहुत ज़रूरी हैं। एंड स्पेशली कहा जाता है कि जब भी किसी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती है तब ये चीज़ सामने आती है, जब नौजवान जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो जॉब करने की बजाय ये सोचते हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों पे नौजवान बिजनेस करने से डरते हैं, और इन्हीं वजूहात से कि कई जगहों पर जाके गवर्नमेंट बात नहीं सुनती है, फैसिलिटेट नहीं किया जाता है, सिर्फ लॉज एंड पॉलिसीज जो हैं आपके ऊपर लगा दी जाती हैं, थोप दी जाती है और कहा जाता है कि आपने अब यही करना है, जबकि आवाज़ सुननी चाहिए, बात सुननी चाहिए, और यही आज का हमारा पर्पस है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप यंग ट्रेडर्स एसोसिएशन के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से ये आपका अपना इनिशिएटिव है, और मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली ये सुन के कि हमारे नौजवानों की मदद के लिए, और स्पेशली ऐसे लोग नौजवान जो कि बिजनेस की तरफ को आना चाहते हैं। तो उस हवाले से बताइएगा किस तरह से आपका जो एक्सपीरियंस रहा है और क्या रीज़न था, कहाँ पे आपको लगा पहली दफ़ा कि मैं ये इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मैं ताजरों के अंदर इंटर हूँ, और 3 साल पहले मैंने हमजा भाई, हम काफ़ी हमारी दोस्ती भी है दोनों भाइयों की, तो बस हमारा एकदम प्रोग्राम बना क्यों ना एक यंग ट्रेडर्स बनाई जाए, घर हो जिसमें हम ताजरों की आवाज़ बने।
तो फिर मैंने और हमजा भाई ने, हमारे इस टाइम चीफ पैटर्नर फान मनान साहब हैं, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 to 15 मेंबर से हम शुरू हुए थे फैसलाबाद में यंग ट्रेडर्स को लेके, और अब इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 500 तक हमारे जो है मेंबर्स हैं फैसलाबाद, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह इनर्जेटिक चेहरे हैं, और टेक्सटाइल्स के जो हैं जितने भी उनके टेक्सटाइल्स मेंबर्स हैं हमारे। और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको ग्रूम किया और यंग ट्रेडर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके आए, सत्याने में टीम बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारे इस टाइम 250 मेंबर्स हैं, और हम सारे भाई एक घर की तरह काम कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेलफेयर भी बनाई हुई है, जितने भी फैसलाबाद के ट्रस्ट हैं उनको हम जितना हो सके सपोर्ट करते हैं, किसी को कोई चीज़ चाहिए हो घरों, कई ऐसे हमारे जो हमारे पास मेंबर्स के भाई हैं, दोस्त हैं जिनके पास जॉब्स वगैरह नहीं है, उनको हम सपोर्ट करते हैं। कोविड में क्या खिदमत रही हैं आपकी? कोविड में हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो ऐसे हैं घरों में जिनके बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, उनकी फैमिलीज़ में सिलाई मशीनें हमने दी हैं। उसके बाद कई ऐसे हैं जिन्होंने एक छोटा एहतमाम किया शादियों का, उन्हें भी हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फेवर दी है। सारे भाई जो हमारे, मैं हमजा समेत और भाई जितने हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने मिलके, उसके बाद काफ़ी ऐसे जो मजदूर तबका है उनको हमने बड़ा सपोर्ट किया है। राशन तकसीम किया, राशन अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किए हैं हमने। अच्छा, गोल्ड के बिजनेस के साथ आपका बिजनेस है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इसका म्यार किस तरह से सेट करते हैं कि गोल्ड का जो रोज़ाना रेट निकलता है, क्या ये फॉरेन कंट्रीज यूएस की तरफ से निकाला जाता है, पाकिस्तान की कोई कम्युनिटी है, किस तरह से डिसाइड किया जाता है, फ्लक्चुएट किस तरह से करता है ये? अच्छा हनान भाई, हम जो गोल्ड का और डायमंड, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड का भी कर रहा हूँ इस टाइम, और जो गोल्ड का बिजनेस है इसका सारा जो रेट है यूएसए के साथ, हमारा जो काम गोल्ड का है वो डॉलर के साथ चलता है। फैसलाबाद पाकिस्तान में किसी भी लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे भी कोई जंग वगैरह होती है तो हमारे गोल्ड पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप देख लें ताज़ीन ये इसराइल में और गजा में बिल्कुल वॉर चल पैलेस्टीन रही में, है, जी जी, उसकी वजह से हमारे गोल्ड का रेट आप देखें पिछले कुछ चंद दिनों में हाई अप हो Skyrocket कर गया। गया। इसका हमारा जो यूएसए इसके बैक भी यूएसए है। यूएसए जो है वो अपनी मर्जी से रेट निकालता है, अपनी मर्जी से उसने डाउनफॉल लेके जाना होता है, और इसके साथ सारा इस मोनोपोली को रोका नहीं जा सकता मोनोपोली, क्योंकि ये फॉरेन रेट निकालता है, यानी कि ये ऐसी चीज है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब अच्छा, यहाँ वैसे- पे एक चीज है जो कि मैं पूछना जी चाहती जी हूँ। जरूर। ऑफ कोर्स अब ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल बहुत सारी खवातीन का होता है, और स्पेशली आई एम श्योर कि जो खवातीन देख रही होंगी उनको आई होप कि ये जो आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये रेट्स के हवाले से बात करें तो मैंने नोट किया है कि चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो डायमंड की हम बात करें, बाहर के ममालिक में या फॉरेन जो है वो आपको सस्ता मिल जाता है, और पाकिस्तान की बात करें तो वो महंगा होता है, और स्लाइटली मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत अच्छा होता है। डिज़ाइंस डेफिनेटली पाकिस्तानी मार्केट में आपको बेटर मिल जाते हैं, तो लेकिन ये प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा क्यों होती है हमेशा पाकिस्तान? इसलिए हमारे लोगों का खुद सोच है। अच्छा, हम पाकिस्तानियों की सोच है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कज़न वगैरह, मेरे चचास वगैरह दुबई में मेरा हमारा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह 25 ईयर से, और मेरा वहाँ पे आना जाना भी रहा है। ये हमारी जो अपनी सोच है कि वहाँ का गोल्ड अच्छा है, पाकिस्तान का गोल्ड अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन मिलावट तो होती है ना कहीं? सर जो मिलावट है वो वहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है। मिलावट के बगैर आप गोल्ड नहीं बना सकते। हाँ वो तो क्योंकि वो स्टे ही नहीं करेगा। हाँ जी, ये प्योर जो गोल्ड है ये आप नहीं बना सकते। पाकिस्तान में भी वही चीज़ बनती है कि इससे हमारी लोगों की सोच बन गया कि जी हम अगर सऊदीया से लेके आते हैं, यूएई से लेके आते हैं, वहाँ पे गोल्ड अच्छा है, पाकिस्तान में गोल्ड अच्छा नहीं। और दूसरा पाकिस्तान में अच्छे हैं। मैं आपकी बात नोट करता जाऊँ कि आप कह रहे हैं कि बाहर के मुल्क में सस्ता है और पाकिस्तान में महंगा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा महंगा है, वहाँ पे मेकिंग ज़्यादा है, आपकी वेस्ट ज़्यादा है। ठीक, पाकिस्तान में जो है ना गोल्ड जो ज्वेलर्स हैं वो बहुत अपने कस्टमर के साथ जो है ना वो रायत करते हैं। उनको आपने कभी आपका लगे चक्कर आप इस चीज को नोट करें और आपको खुद पता चलेगा कि पाकिस्तान बार्गेन तो लाजमी होता है ना, मतलब क्या कंपटीशन ज्यादा है? हाँ, इधर पाकिस्तान में हमारे फैसलाबाद में बहुत कंपटीशन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्नेहा रोड पे मेरी शॉप है। तो कोविड के अंदर कैसी रही है सेल्स गोल्ड के हवाले से, डायमंड के हवाले से? शादियां तो बहुत हुई हैं, चाहे छोटी गैदरिंग्स में असल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोविड ने तो काफ़ी ट्रेडर्स को नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो बनवाते हैं गोल्ड। हाँ, जहाँ पे ज़्यादा मकदार थी वहाँ पे कम हो गई, लेकिन ये है कि इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम चल रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ठीक गोल्ड जो ज्वेलर्स हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमको रोज़ी दे रहे हैं। अब इस चीज़ को अगर हम ना सोचेंगे जी हम ये हो, लेकिन ये है कि वो जो बाइंग पहले थी वो नहीं रही अब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
ठीक है सिस्टम। ठीक है जी, हमारे साथ हमजा भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमजा, यंग ट्रेडर्स का एम क्या है, किस तरह से आप अपनी एसोसिएशन को आगे लेके? अनान भाई बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। बेसिकली फैसलाबाद में यूथ के हवाले से कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जो फॉल कर रहा हो। थे छोटे मोटे ग्रुप्स थे मगर फॉल नहीं कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम फैसलाबाद के सबसे बड़े यूथ का ग्रुप यंग ट्रेडर्स को हम कंसिडर करते हैं। सबसे ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ हैं, सबसे ज़्यादा नॉन पॉलिटिकल मेंबर्स हैं यहाँ पर। लिबरल्स बहुत ज़्यादा हमारे साथ हैं, कोई एक पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं। आप नहीं कह सकते कि हम वन पार्टी रूलिंग चला रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लिबरल्स सबसे ज़्यादा हमारे साथ हैं। उसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हमारे साथ हैं। जितने पॉलिटिकल आपके मेंबर्स हैं उनके बच्चे हमारे साथ हैं। हर तरह के मेंबर्स उनसे है ना वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारे साथ चलते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से यंग ट्रेडर सबसे बड़ी यूथ का फोरम बन गई है फैसलाबाद की। और इसके अलावा अब गवर्नमेंट से अगर आपने कोई अपील करनी हो कि आपको जिन चीज़ों में इश्यूज हैं वो सॉल्व की जाएं, बेसिक मेन इश्यूज क्या हैं जिनको लेके आप आगे चल रहे हैं और गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्हें हल किया जाएगा? देखिए जी, इशू सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है एक ही इशू आ रहा है कि मेरिट पे काम नहीं होता यहाँ पर। कोई भी आपने काम करवाना किसी भी इदारे से, यू हैव टू गो अंडर द टेबल, हमेशा यही होता है। और हम जब से हम भी पैदा हुए हैं आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं। कोई भी काम अभी तक, इमरान खान साहब एक नारा लेके आए थे कि मैं इंसाफ लेके आऊँगा, मुझे नहीं लगता कोई इंसाफ आया है। मेरे ख्याल से जो रिश्वत है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है कम होने के बजाय। ये हमारा एक गवर्नमेंट से मुतालबा होगा कि आप कम से कम इस चीज़ को कंसिडर करें, ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ। इस जो आपने कहा था वो करके दिखाएं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात करें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ लाजमी तौर पर आई हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेहतर हो सकती हैं। डिपार्टमेंट्स हो के हमारे जो स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे जो लोकल बॉडीज़ हैं, आई थिंक वहाँ पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमारे आज के नौजवान की बात करें, बिकॉज यंग ट्रेडर्स इज ऑल अबाउट जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उनके हवाले से वही इंपॉर्टेंट है। अगर इस एसोसिएशन की मैं बात करें तो आज का जो नौजवान है क्या बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं जो अगर वो बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं? एक तो जो आपने अभी मेंशन किया करप्शन ऑफ कोर्स, उसके अलावा और कौन से मसाइल है जिनकी वजह से एक नौजवान जो शायद बिजनेस की तरफ आना चाहे वो ना आए? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो गई हैं। अच्छा, आप देखें कि आजकल सबसे ज़्यादा जो बिजनेस रनिंग में है वो लैंड का है, तो टाउन डेवलपमेंट, रियल एस्टेट का। वो आम आदमी नहीं कर सकता, वो सिर्फ वही कर सकता जो बिलियनियर है। छोटे ताजरों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके ऊपर एक तो इश्यूज बढ़े हैं, उनके ऊपर जो ये गवर्नमेंट के हमारे इदारे हैं वो जाके उनको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करने के बाद उनसे वो अंडर द टेबल लेते हैं और उनको रन ही नहीं करने देते उनका बिजनेस। वो बेचारे उनसे ना इसी चक्कर में रहते हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है जो यूथ हमारी आजकल की है वो यही सोचती है कि हम बिजनेस करें, अच्छा बिजनेस करें, मगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही। अगर आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी इस हवाले से, क्या कहेंगे आज के जो नौजवान हैं, कैसी चीज़ें उनके लिए बेहतर की जा सकती है? गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है? गवर्नमेंट आप देखें जब ये पीटीआई की हुकूमत आई तो इस तरह के हमारे जो नौजवान हैं जॉब्स वगैरह नहीं है, अपने बिजनेस नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? एक तो कोविड ने बड़ा परेशान कर दिया, कुछ रेंट आउट पे शॉप्स हैं लोगों की, वो नहीं उसको मैनेज कर सके। अब ये मैं फैसलाबाद में खुद देख रहा हूँ इवन 2-3 मंथ से कि लोगों जिनके अच्छे खासे बचानों के बिजनेस है वो सिर्फ रेंट आउट की शॉप की वजह से छोड़ के चले गए। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी बंद हुए हैं। गवर्नमेंट का जरूर कसूर है, लेकिन मैं कहूँगा जिन लोगों ने अपनी रेंट आउट चीज़ें की हुई हैं, शॉप्स की हैं, उनको चाहिए कि वो ताजों को रिलीफ दें, ना कि एक मंथ पूरा होता है और जल्दी से उनके सरों पे जाके सवार हो जाते हैं रेंट दें। अच्छा, ये सवाल भी हमने बहुत सारे मकान मालिकान और दुकान मालिकान से की तो उनका ये जवाब था कि हमारी कुल सरमाया ही वो शॉप होती है या वो मकान होता है जिसे रेंट आउट किया होता है और पूरा घर का सर्कल ही उसी से चल रहा होता है। अगर वो नहीं लेते तो उनका सर्कल किस तरह से चले? उनको चाहिए कि अपने जो है जिनको इन्होंने शॉप रेंट आउट वगैरह किए हैं उनको फेवर दें उन्हें। जैसे आप देखें ना कि बैंक से आप लोन लेते हैं, वो आपको एक इनिशिएटिव जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आप उनको कहते हैं कि आप पेमेंट, इस तरह उनको आप अपने दुकानदारों को, अपने ताजरों को इतना रिलीफ दें, उनको आप उनकी एक किस्तें लगा दें, किस्तों में वो दे दें कि
इतने आपने पेमेंट देने, अब उसमें ताजर भी इजी हो जाएगा और जिन्होंने रेंट आउट किए उनके लिए भी इजी हो जाएगा, उनका भी जो घर का सरमाया वगैरह चल रहा है उन्हीं रेंट आउट से उन्हें फेवर मिल जाएगा। ऐसे तो ना कि ताजर जो है उनको आप फेवर नहीं दे रहे हो, बेचारे वो शॉप्स बंद करके घर चले जाएंगे, देखिए ना उनका भी घर का सिस्टम भी उसी शॉप से चल रहा है। कोविड ने इन लोगों को बहुत परेशान किया और मेरा इस आपके शो में आके ख़ास तौर पे ये मैं कहूँगा शॉपकीपर्स वगैरह जिनकी अपनी माल के वगैरह कि आप जो अपने ताजरों को लीव दें, अपने जो शॉपकीपरों को लीव दें ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। और अगर आसानियाँ नहीं पैदा होती तो ऑटोमेटिकली जिम्मा और सहरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के सर पे जाएगा। वैसे गवर्नमेंट के आने से पहले इमरान खान से उम्मीदें तो बहुत सारी वाबस्ता हैं। आप क्या कहेंगे, ट्रेडर्स किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेडर सर इसका जो है जिस तरह जिस जोश से नारा लग रहा था हमें तो था कि यार वाकई तब्दीली आएगी, क्योंकि 30 साल से जो ऊपर बैठे हैं उनको भी हम देख चुके थे। हम तो चलें अपने होश में थोड़ा थोड़ा देख लिया, हमारे जो अब बहुत अजदाद है उन्होंने भी देखा है, हमें था कि नया एक बूम है, नया जुनून है नजर आएगा, लेकिन नजर नहीं अभी तक आया। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर? और मेरा आपके शो में सबसे पहले आपके शो में ये भी है गवर्नमेंट से कि आप फैसलाबाद के अब देखें रोड्स ताजों के लिए बड़ी मुश्किल है, आप सत्याने की तरफ चले जाएं, आप समुद्री की तरफ चले जाएं, आप जड़ावाली की तरफ चले जाएं, रोड्स का खास तौर पे मैं जो है फैसलाबाद के जो है मैंने MPS वगैरह खास तौर पे फरक हबीब साहब हैं, वो मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, सिटी ग्रामर स्कूल में हम इकट्ठे पढ़े हैं दोनों, और मेरा उनसे इस चीज़ का है कि खास तौर पे इस चीज़ को उठाएं, आपके शो के जरिए उठाएं ताकि ये रोड ताजरों के लिए, क्योंकि रोड्स डेली ताजरों का आना जाना होता है इन रोडों से, और जब रोड ही आपके फैसलाबाद में जो है उनका टाइमिंग की जब बन जाएंगे उसमें कमी होगी, ताजरों को बड़ा इसमें आसानी होगी। आपके क्लास फेलो हैं जनाब, आप जाएं ना, उन्हें रिक्वेस्ट करें। वो अब नहीं पहचानेंगे ना अब वो नहीं पहचानेंगे ये एक बड़ा इशू है हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में, कि जब किसी को इज्जत मिल जाती है अल्लाह ताला कहता है कि अपने से नीचे इसीलिए अल्लाह उनको इज्जत दे, लेकिन ये उनको चाहिए। लेकिन ये हो सकता है आपकी इख्तरा हो, लेकिन आप एक बार उनसे मिले जरूर, हो सकता है वो आपको देख के बहुत खुश हो, पॉसिबल ना। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि ऑफ कोर्स उन तक शायद पहुंचते नहीं होंगे जिस वजह से वो उनको डील नहीं करते होंगे, और भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। सिटी एट 10 में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यंग ट्रेडर्स के हवाले से, आज के नौजवान के हवाले से, उनके क्या मसाइल हैं, क्यों नौजवान जो हैं बिज़नेस की तरफ नहीं आते हैं, बिज़नेस की क्या सूरत हाल है, कोविड-19 की वजह से ताजरों को किस तरह से सफ़र करना पड़ रहा है। हमजा हमारे साथ है, हमजा की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि बहुत अरसे से नौजवान जो हैं हमारी सोसाइटी में स्पेशली, उनका हमेशा यही टारगेट होता था कि हमें बस जॉब मिल जाए, जो है जल्दी से जॉब मिल जाए या पैसों का सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, आजकल कहीं पर भी आपको उस हवाले से जो है प्रॉफिट आप नहीं बना पा रहे हो, चाहे वो कोविड की सूरत हाल की वजह से, चाहे हम ओवरऑल बात करें। तो अगर एक नौजवान है वो किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं? पहले होता था कि 26-27 की उम्र में आके एक जो है कोई भी इंडिविजुअल हो, लड़का या लड़की, अपने आप को अगर काम करे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाते थे। आज की बात करें तो ये चीज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई है। क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली हुआ यूँ है कि कोविड की वजह से ना जो कई ऐसे हमारे ताजर दोस्त हैं, यंग ट्रेडर्स हैं, जिनकी ना प्रॉपर्टीज़ जो थी ना वो सेल आउट करने की कोशिश कर रहे थे, सेल नहीं हो रही थी क्योंकि बायर नहीं है आजकल। जैसे कोविड आया बायर आपको बायर बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो लिक्विडिटी की कमी आ गई लोगों के पास, कैश की कमी है। ऑब्वियसली जब कैश होगा तो आप कोई बिजनेस रन कर सकते हैं, बेशक वो शुगर का हो, बेशक वो यान का हो, बेशक वो कोई ट्रेडिंग हो किसी किस्म की। और महंगाई ज़्यादा होती जा रही है, तो अगर और कैपिटल बेसिक जहाँ पर आज से कोई 5-6 साल पहले, आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक नॉर्मल गाड़ी 10 लाख रुपए की आती थी, उस गाड़ी का आज रेट 30 लाख रुपए हो गया। बिल्कुल 3 मिलियन हो गया ऑलमोस्ट। बाइंग पावर हमारी कम हो गई है और जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं, चीज़ें महंगी, ये बड़ा इशू बन रहा है। तो इसलिए कैपिटल का लॉस हो रहा है, कैपिटल की कमी है, जिसकी वजह से आजकल के नौजवानों को मसला काफ़ी इशू आ रहे हैं। बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए? किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? ऑफकोर्स गवर्नमेंट से आई एम श्योर बहुत शिकायतें हैं, लेकिन अगर देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, जैसे कि अमेज़ॉन की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात कर लें।
कि चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, लेकिन सफ़र अगेन एक आम आदमी ही कर रहा है। तो आगे चलते हुए लगता है चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, उम्मीद रख रहे हैं कि उम्मीद छोड़ दी? हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी है कि हमारे जो नौजवान है ना पाकिस्तानी, वो मेहनत से भागते हैं, वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं कि हम शॉर्टकट रास्ते के ज़रिए ना बस ऊपर चले जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से फल उसको मिलता है जो मेहनत करता है। और हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो आईटी में बहुत है बिजनेस, नौजवान कर भी रहे हैं, और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को नहीं पता आईटी के बारे में इतना। और मैं जो है इस चीज़ को चाहिए, मैं आपके प्रोग्राम के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जो आईटी के जो है इस टाइम आईटी का बिज़नेस कर रहे हैं, उनको चाहिए कि जो नौजवान इनको आईटी में लेके आएँ, इनको बाकायदा कोर्सेज करवाएं, इसके ज़रिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है बिज़नेस हो रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे जो छोटे ताजर हैं जो अपने घर का सरमाया चलाते हैं, उनको एक कर्जे दिए जाएँ, क्योंकि कोविड की वजह से वो ऑलरेडी बड़े परेशान हैं, ताकि वो एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके उन्हीं बिजनेस के जरिए आपके जो कर्जे हैं उतारें। बिल्कुल। और आपने अभी आईटी मेंशन किया, और आई थिंक बिकॉज आप ज़्यादा रेलेवेंट है फील्ड के साथ, और बहुत सारे नौजवान इस वक्त हमें देख रहे होंगे, तो मैं चाहती हूँ, और मेरी हमारी कोशिश होती है हमारी हमेशा ही कि हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप एडवाइस दें कि आगे चलते हुए कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आपको लगता है कि बेहतर जो है होंगे आने वाले वक्तों में, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई काम करना शुरू कर रहे हैं, तो आईटी के अलावा कौन से सेक्टर्स हैं जो कि फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? मैं खुद तो नहीं आईटी में कर रहा, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं वो आईटी के अंदर। बिल्कुल, आईटी, आई थिंक आईटी इज अमेजिंग। तो मैं उनके जरिए देखता रहता हूँ कि अब फॉरेन वालों ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लीफ भी दिया हुआ है कि आप बिजनेस करें, जैसे आप एक मजमून एक लिख के उनको भेजते हैं, उसके आपको डॉलर आ रहे हैं। बिल्कुल, कंटेंट राइटर। उसके बाद नया काम अब शुरू हुआ है कि यूट्यूब के हवाले से काफ़ी ऐसे सब्सक्राइब करें कि उसमें लोगों को डॉलर्स में आ रहे हैं। तो इसमें ये है कि काफ़ी लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, मुझे कुछ दिन पहले पता चला। ई कॉमर्स के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत पोटेंशियल है कि आप अब अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा एक है ऑनलाइन बिजनेस, और बहुत से ऐसे हैं, मैं अपने फैसलाबाद में बहुत से ऐसे जो हैं मेरे दोस्त भी हैं, कुछ बॉयज़ ऐसे हैं जिनको बिजनेस बिल्कुल नहीं था, और वो ऑनलाइन के जरिए अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्न कर रहे हैं। ऑनलाइन जो है वो उनको करना चाहिए कारोबार। ये बड़ा अच्छा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से अनान भाई, Alibaba .com जो है ना, वो काफ़ी अच्छा बिजनेस दे रहा है बहुत लोगों को, और उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स आप बाई कर सकते हैं, बल्कि वहाँ से होलसेल में लोग बाई कर रहे हैं और यहाँ फैसलाबाद में सेल कर रहे हैं। शूज़ लोग ले रहे हैं, उसके अलावा गारमेंट्स ले रहे हैं, वहाँ से बड़ा कुछ ले रहे हैं। मैंने खुद 3-4 प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं वहाँ से, उनकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। टैक्स के हवाले से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं उससे मुतमिन हैं आप? सर, गवर्नमेंट टैक्स तो ले रही है, सेल टैक्स दे रही है, इनकम टैक्स भी ले रहे हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट वाले भी कुछ आपके एसोसिएशन में हैं, मार्कियों वाले भी? जी जी। तो ओपन एयर डाइनिंग खोल दिया गया है, लेकिन ओपन एयर तो 8-10 रेस्टोरेंट है पूरे पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर, और बाकी तो सारे इंडोर है। इंडोर अगर एक्टिविटी बन रहेगी तो एक किस्म की तो वो इंडस्ट्री मेरे ख्याल से अनान भाई, इसका बेहतर जो हमारी सजेशन है गवर्नमेंट के लिए, उसका बेहतर सजेशन ये कि आप डाइनिंग खोल दें, मगर SOPs के साथ खोल दें, लिमिटेड गैदरिंग कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हॉल है या कोई रेस्टोरेंट है, उसकी 50 की गैदरिंग है, 25 कर लें आप, 50% कर लें आप, मगर SOPs को सख्ती से आप अमल दरामद कराएं, मगर डाइनिंग खोल देना चाहिए। रेस्टोरेंट्स वालों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बल्कि कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट का बिजनेस छोड़ दिया है, उनको इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। तो मार्कीज़ के जो हवाले से अगर आप कहें तो उनका भी यही हाल है, उनकी भी काफ़ी उनसे ना पुअर कंडीशन चल रही है, और उनको चाहिए अलाउ करना चाहिए। अब काफ़ी हद तक लोग समझदार हो गए हैं, कोविड से फर्स्ट फेज से हम गुजरे, सेकंड फेज आया, अब थर्ड फेज आ गया, तो काफ़ी हद तक काफ़ी लोग समझ गए हैं। लगता है SOPs फॉलो करेंगे लोग, चाहे वो अगर हम बाजारों के हवाले से भी बात करने से तो नहीं SOPs ना फॉलो कर सकते हैं, ये हमें खुद समझना चाहिए कि हम SOPs को फॉलो करें, और ये हर जो एजुकेटेड पर्सन है उसको पता होना चाहिए कि ये एक बीमारी है और ये रियलिटी है। वैसे आप लोगों ने भी स्कूलिंग कॉलेज अपने किए हैं,
स्टडीज़ की होंगी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर देखें तो स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चे घरों में बैठे हैं, उसकी वजह से माएँ भी तंग आ चुकी बहुत लॉस हैं। हुआ है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आप बच्चों की पढ़ाई पे बड़ा इफेक्ट पड़ा है, अवैस आप इस बारे में कुछ कहना चाहें? अनान भाई, इस स्कूल बंद होने की वजह से वाकई बच्चों को बहुत लॉस हुआ है। उन्हें घर में रह रहा कि माएँ भी परेशान हो गई हैं कि यार खुदा का वास्ता स्कूल खोले, खुदा का वास्ता। लेकिन ये है कि SOPs का जो है, हमारे आपको पता जो हमारी आवाम है वो कितना अमल करती है, उसको लेके इन्होंने जो भी फैसला किया मेरे ख्याल से बेहतर है। लेकिन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं, ये पेरेंट्स को भी चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस में अपने बच्चों को इतना एक्टिव करें कि वो इस चीज़ को जो क्लासेस उनकी हो रही हैं उसको अच्छी तरह नोट करें, लेके चलें। बाकी ये कि लॉस तो काफ़ी हुआ है। लेकिन एक नॉर्मल सी से आप हट जाते हो, क्योंकि एक नॉर्मल, अगर मैं हमारे बचपन की बात करूँ या नॉर्मल वक्त में किसी ने भी जैसे स्कूलिंग या कॉलेज के, इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपकी लाइफ का। और जैसे कि कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप क्लास के बाहर सीखते हैं। जी। सो सिर्फ क्लास नहीं होती है जो आपको सिखा रही थी, वो पूरा एक्सपीरियंस, चाहे वो दोस्त हों चाहे टीचर्स हों, किस तरह से इंटरेक्ट करना है किसी के साथ, किस तरह से डिप्लोमेटिक होना है, बहुत सारी ज़िंदगी के हवाले से चीज़ें आप क्लास से बाहर सीखते हैं। तो हमारे जो आने वाले नौजवान हैं, और स्पेशली बिकॉज वही हमारा फ्यूचर है, तो किस तरह से चीज़ें लेके चलेंगे जब इवेंचुअली वो भी, ऑफ कोर्स आईड वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेसेस की तरफ आएँ, क्योंकि उससे हमारी GDP इम्प्रूव होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो लेकिन मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या? उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? हमारी जो है ये बेसिकली पीछे ये जो कोविड जहाँ से चला हुआ है ना, बहुत से ऐसे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को बिजनेस में ले आए हैं। बिल्कुल। स्कूल वगैरह बंद होने की वजह से काफ़ी जो ऐसे हैं वो बिजनेस में ले आए हैं, और मेरे ख्याल से ये भी अच्छा एक उनका अमल है कि उनको बिजनेस में ले आए ताकि वो स्कूल जो है कॉलेजेस वगैरह में नहीं, अगर ओपन हो सके तो वो एक अपने बिजनेस में पहले आ गए। क्योंकि जॉब जो है पाकिस्तान में, जॉब्स का जो हाल आपको वो भी पता है कि इस टाइम जॉब के जो सूरत हाल जा रही हैं, नौजवानों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बिल्कुल नहीं मिल रही, बिल्कुल भी। एम्प्लॉयमेंट बहुत 2-2 3-3 घंटे कंपनियों के बाहर खड़े रहते हैं बेचारे। सुबह के गए, हाथों में किताबें होती हैं, Unemployment CV बहुत होती है, ज्यादा वो जो होते हैं उसके कोई टेक्सटाइल के बाहर खड़ा है लेकिन उनको कोई अंदर आने की भी इजाज़त नहीं। ये चीज़ों को देखते हुए जो है ना, वो देखते हैं कि अपना क्यों ना बिजनेस ज्वाइन करें। जो मेरे अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हूँ पंजाब कॉलेज में, मैंने BCom किया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे फादर को ज़रूरत है, मैं अपने फादर के साथ अटैच हूँ। अच्छा, वैसे ये बड़ा होता है कि बिजनेसमैन जो हैं वो अपनी फैमिली के अंदर उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को जितनी जल्दी हो सके पढ़ाई से हटा के अपने कारोबार में इंडल्ज किया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक पढ़ने देते हैं, लेकिन बहुत कम होता है ऐसे। तो आपकी फैमिली में क्या सिस्टम है? मतलब आपको अपनी मर्जी से पढ़ने की इजाज़त मिली, या मतलब कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, या बिजनेस की तरफ ही लाने की कोशिश की गई? मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है स्टडी के हवाले से। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मेरे छोटे 2 भाई हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बिल्कुल नहीं रोका उन्होंने। लेकिन मैंने खुद देखा कि मुझे उनका बाजू बनना चाहिए, मैं खुद बिजनेस में आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं सोच भी सकता कि मैं इस लेवल पे आज मैं जो कुछ भी अपने वाले साहब की वजह से हूँ, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, ये हम बच्चों का है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो अगर आपको कोई मुश्किल काम में भी डाल रहे हैं तो वो इसलिए डाल रहे हैं कि आप कल को पत्थर बन सकें, आप कुछ बिजनेसमैन बन सके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर अपनी शॉप चला रहा हूँ, लहदा बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है तो मैं कर रहा हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं था। मेरे वाला साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। और बहुत सारे लोग डरते भी हैं बिजनेस की तरफ आने के लिए, और आई थिंक उसमें यही होता है कि लॉस ना हो जाए, कि कहीं हम फेल ना कर जाए, क्योंकि जॉब का तो ये है ना कि आपको एक तरफ से पैसे आ रहे हैं, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ वक्त की इन्वेस्टमेंट है या काम की इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग डरते भी हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन आई थिंक अगर आपसे एक चीज़ मैंने समझी है आप दोनों से, वो यही है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। और मुश्किलात होती हैं, और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बेहतरी की तरफ लाया जाए, ताकि ताजरों के लिए, यंगस्टर्स के लिए चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट के अंदर। इसी के साथ हनान आज के प्रोग्राम से बिल्कुल जी इजाज़त लेते हैं अपने ऑडियंस से। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। कल तक ये अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।